बाजार में सब्जी लेने जाए या उसे बनाने के लिए कोई रसोई गैस का इस्तेमाल करना हो या फिर ज़रूरी खरीदारी के लिए जाए बाजार, इन सब में महंगाई पर एक बड़ा सवाल है। चौतरफा महंगाई की मार से आम आदमी तो परेशान है ही। आज आम आदमी के जेहन में एक ही बात आती है कि महंगाई का ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा। फिर चाहे कीमतों की ज़मीनी हकीकत हो या सरकारी आंकड़े, कहीं राहत नहीं है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 7.41% हो गई। अगस्त में ये 7% के आसपास थी, जबकि एक साल पहले की अगर बात करें तो सितंबर 2021 में ये 4.35% पर थी। आंकड़े की ग्राफ ही बयां कर रहा है कि किस तरह से महंगाई तेजी से बढ़े है। खाने पीने की चीज़ों की खास तौर पर महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है। सब्जियां हो, दाल की कीमतों हो या फिर बाकी चीज़ों की, तमाम चीज़ें जो खाने पीने की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार दिख रही है। और यही वजह है कि फूड इंडेक्स 11% के भी ऊपर चला जा चुका है। सितंबर महीने में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर 8.6% पर आ गई, जो अगस्त महीने में 7.62% थी। जबकि सब्जियों की महंगाई अगस्त के 13.23% से बढ़कर 18.05% पर पहुंच गई है। आज स्वदेश विशेष में महंगाई की इसी अंगड़ाई पर करेंगे विशेष चर्चा। आम आदमी की जेब से जुड़े इसी मुद्दे के हर पहलू पर होगी बात। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास बेहद मेहमान। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर विवेक सिंह होंगे हमारे साथ, श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी होंगे और जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महंगाई को लेकर। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या ग्राउंड पर स्थिति है। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने ग्राउंड का जायजा लिया कि सब्जियों की महंगाई ग्राउंड पर किस तरह की है। आइए वो सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए ऐश्वर्या के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सिराज हुसैन साहब, महंगाई की मार एक तरफ तो ग्लोबल इंपोर्टेड महंगाई हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो फ्यूल कॉस्ट की हो, मेटल्स की हो, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहे हैं। उसके बाद फूड से रिलेटेड जो महंगाई है वो तमाम ऐसे लेवल्स पर जा रहे हैं। और ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकॉनमी में आप देखें तो 4 से 5 दशक पर वहाँ पर महंगाई है। यूएस हो, यूरोप हो, तमाम ऐसे बड़ी इकॉनमी है जहाँ पर महंगाई की मार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये हालत बेहद ही ख़राब हो गए हैं। अब आप एग्री इकॉनमी को अच्छे से समझते हैं, क्या लग रहा है कैसे इससे निपटा जा सकता है भारत जैसी इकॉनमी के लिए, जहां पर कंज्यूमर सेंट्रिक ये एक इकॉनमी है, तो कैसे निपटा जाए इस मुसीबत से सर? शायद हुसैन साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। विवेक सिंह जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह से इंपोर्टेड महंगाई बढ़ी है इस साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, क्या लग रहा है विवेक जी, कैसे इस महंगाई से भारत निपट सकता है? देखिए, भारत जो है निपट रहा है, लेकिन यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ा देश है और अगर आप अपने देश को किसी दूसरे देश से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। समस्या यह है कि भारत जो है इकोनॉमी, अगर देखिए, अगर आप आईएमएफ का आंकड़ा भी आया है और उसमें भी प्रोजेक्शन किया गया है कि इंडिया जीडीपी उतनी रफ्तार से तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक रफ्तार है और दुनिया के कुछ बेहतरीन जो देश है उनमें एक होगी, तो हमारा जीडीपी रेट बढ़ेगा। लेकिन एक वो भी चिंता जताई गई है कि हमारे देश के जो इन्फ्लेशन रेट है उस पे कहीं न कहीं हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें तो वेजिटेबल जो प्राइसेस हैं वो लगभग 18% जो है बढ़ गई है। हमारा जो सितंबर में जो आंकड़ा अभी नया आया है उसमें 7.4% के करीब हमारा इन्फ्लेशन है, जो कि आरबीआई का जो टारगेट है कि 4 to 6% के बीच में महंगाई रहनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जब हमको यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप जो है आज अपने देश को अपने दूसरे देशों से आप आइसोलेट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया के और जो इकोनॉमीज है वहां पे इन्फ्लेशन है कि नहीं है। अगर इन्फ्लेशन है तो कितना इन्फ्लेशन है, तो अगर आप देखेंगे वो यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप दुनिया का जो सबसे अच्छी इकोनॉमी आज उनको समझते हैं, आप उनका डेटा उठा के ले लीजिए, आपको दिखेगा कि डबल डिजिट में महंगाई जो है इन्फ्लेशन का रेट है। तो भारत जो है वो सब काम करे। और अभी आपने देखा, हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस भी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान किए हैं, बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सके। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि खास करके जो है जो हमारे जो जो वेजिटेबल्स हैं, इस सब चीजों में इतनी ज्यादा महंगाई हुई है जिसका कि कोर इन्फ्लेशन
पे इम्पैक्ट पड़ा है और अल्टीमेटली हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखिए, अब आपने बहुत अच्छा बात पूछा है कि हम इस पे कर क्या सकते हैं। मुझे लगता है कि रिज़र्व हम्म। बैंक ऑफ इंडिया का थोड़े और जो है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि हम महँगाई का जो हमारा टॉलरेंस जो लेवल है, हम उसके आस-पास रख पाएँ। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले कुछ समय में, आने वाले समय में त्योहार भी है, तो डिमांड ज़्यादा होगी। इन सबको देखते हुए अभी फिलहाल कुछ दिनों तक हमको राहत मिलने की कोई मुझे संभावना नहीं दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। हालाँकि आरबीआई तमाम तरह के स्टेप्स उठा भी रहा है, लेकिन उनके पास भी इतने ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस तरह से करेंसी ग्लोबल लेवल पे डॉलर मजबूत हो गया रहा है, अपना फॉरेक्स रिज़र्व कम हो रहा है, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जो यहाँ पर काम करना इतना आसान नहीं है, महँगाई को कम करना। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या ने वहाँ पर ग्राउंड पर बात की, कई यहाँ के स्ट्रीट वेंडर से बात की, सब्जियों वालों से बात की कि वहाँ किस तरह की महँगाई है और उसका पूरा जायज़ा लिया। आइए पहले वो देख लेते हैं। कई क्षेत्रों में बिन मौसम बारिश होने के कारण फसलों पर काफी असर पड़ा है। आइए जानते हैं हम इनसे। बारिश की वजह से थोड़ा माल कम आ रहा है, इसलिए बॉम्बे में खाने वाले तो बहुत सारे हैं, तो सप्लाई मतलब उसी के हिसाब से थोड़ा बढ़ गया है 2 रुपया बटाटे का, और लहसुन का तो वही है भाव। कांदा भी 1-2 रुपया बढ़ गया है। कांदे में बारिश लग गया, माल कम है। बारिश से 4 दिन पहले बहुत महंगा था, अभी बारिश से 4 दिन से कम हो गया रही। अभी 15 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपये हो गया है। पहले 50 रुपये था। अभी बढ़ने के चांसेस है, बारिश आए तो बढ़ सकता है। ज्यादा बारिश है तो बढ़ जाएगा, खेती में पानी भरता है उसका वजह से। अभी बारिश के कारण कोतमीर का रेट कम हुआ है, शायद 4 दिन के बाद कोतमीर का रेट बढ़ भी सकता है। बारिश अगर ज्यादा हो तो बढ़ सकता है। मटर 100 रुपए किलो बिक रहा था, अभी फिलहाल कम हुआ है 80 रुपए। फ्लावर हो गया, परवल हो गया, परवल 100 रुपए किलो था, अभी 80 रुपए किलो हो गया है, थोड़ा गिरावट हुआ है। फ्लावर 100 रुपए किलो, अभी 80 रुपए 60 रुपए, जैसा माल हो माल के हिसाब से बिक रहा है। ओके, या मुंबई की रिटेल मंडी में हमारी संवाददाता थी। आप देख सकते हैं कि 60 से लेकर 100 रुपए तक सब्जियों के दाम रिटेल में हैं, यानी कितनी महंगाई अभी भी यहाँ पर है। हमारे साथ सिराज हुसैन साहब भी है। सिराज हुसैन साहब, आप एग्री इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, रूरल इकोनॉमी को भी समझते हैं। जिस तरह की महंगाई अभी है, खास करके फूड की महंगाई जिस तरह की है, हालांकि यहाँ पर इंपोर्टेड कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूल हम इंपोर्ट करते तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बड़ा सा चंक उधर चला जाता है, जिससे महंगाई बढ़ी है, उसका भी असर काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसे इस महंगाई से कैसे निपटा जाए और कैसे इस असर को कम किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ने कई कदम ऑलरेडी उठा लिए थे। मैं कहता हूँ समय रहते उठा लिए थे गवर्नमेंट ने कदम। कुछ लोग हालांकि उसकी मुखालफत में थे कि गेहूं के एक्सपोर्ट पे क्यों बैन लगाया, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि सीरियल्स में करीब 11.5% इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में आया है, और ये इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो उसकी इनकम है, उसमें कमी आई है। तो नतीजा ये है कि सीरियल्स में इन्फ्लेशन हाई है, और आप देखिए मीट, फिश और अंडा, उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम है या नेगेटिव में है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। अब आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो देखिए वेजिटेबल्स में तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है, क्योंकि वेजिटेबल्स में जब बारिश होती है तो सप्लाई चेन इफेक्ट हो जाती है। अक्टूबर के महीने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, और सब्जियों का और फलों का इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है। ओके, यानी सब्जी और फल जब बारिश के बाद हो सकता है कि यहाँ से कम हो। हालांकि जिस तरह से एक्सटेंडेड रेन्स हो रहे हैं, इससे भी स्थिति काफ़ी बिगड़ी है। एक तो सप्लाई की दिक्कतें और ख़राब जो फसलें होती है उसका भी असर महंगाई पर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन एक राहत की खबर, अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो शुगर इंडस्ट्री को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खाने के तेल की इंडस्ट्री को भी। तो एक तो शुगर की प्राइसेस की बात करें तो काफ़ी समय से स्टैग्नेंट है, रिटेल में भाव 40-42 के आसपास काफ़ी समय से है। लेकिन चतुर्वेदी जी, जिस तरह के भाव हम रिटेल में दिखने चाहिए, जिस तरह की गिरावट आई है इंटरनेशनल मार्केट में, उतनी गिरावट वो भाव, वो निचला स्तर हम खाने के तेल में अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। क्या वजह है, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन आ चुका है, लेकिन उतनी कमी अभी तक नहीं दिख रही है रिटेल में? सर देखिए, दिवाली के अंदर मिठाई ज्यादा खाई जाती है और चीनी ज्यादा खाई जाती है, और चीनी के आप दाम देखिए
बिल्कुल कतई नहीं बढ़े हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि चीनी जो है हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन प्रूफ है। और जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, मैं समझता हूँ एडिबल ऑयल जो अपने पीक पे थे उससे तो काफी ज्यादा बाजार नीचे आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए, ड्यूटी घटाई और टीआरक्यूज भी इशू किए, जबकि हम लोग वैसे टीआरक्यू की तो मुखालफत कर रहे हैं। पर ये सब सारी चीजें करने से इफेक्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल की भी जो इन्फ्लेशन था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। अब चूंकि बरसात पानी इन दिनों कुछ ज्यादा हुआ है तो उससे ये जरूर लगता है कि शायद हो सकता है कि 10-15 दिन हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक क्रशिंग है नई सोयाबीन की और ग्राउंडनट की, वो शायद थोड़ी डिले हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि जहां दिवाली गुजरी तो बाजारों को और सॉफ्ट होना पड़ेगा और होते रहेंगे। और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस मरतबा हिंदुस्तान में इंपोर्ट सितंबर मंथ में तो बेइंतहा हुआ है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 16 लाख टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है। पाम ऑयल भी करीबन 12.25 लाख टन हुआ है। तो ऑयल अवेलेबिलिटी इस दिवाली में किसी भी कंज्यूमर को तकलीफ नहीं देगी, ना ही चीनी तकलीफ देगी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीजें जो मैं ट्रैक करता हूँ वो इन्फ्लेशन में ज्यादा योगदान नहीं देने वाली हैं। और जो गवर्नमेंट अभी जो मॉनेटरी टाइटनेस कर रही है ना, उससे भी बाजारों पे इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। हाँ जी, ओके यानी त्योहारी सीजन पे दो चीज़ों पर तो कम से कम राहत है, खाने के तेल के दाम कम हो रहे हैं और चीनी के दाम तो बढ़े ही नहीं है। अब सिराज हुसैन साहब, आपसे अब मेरा सवाल होगा, जिस तरह से अनाजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उत्पादन को लेकर, पहला गेहूं शुरुआती सीजन में भी हमने देखा था कि रबी सीजन की जब बात आई तो वहाँ पर उत्पादन कम होने का अनुमान था। अब चावल के उत्पादन को में काफ़ी कमी का अनुमान है। तिलहन और दलहन को लेकर भी उस तरह की पैदावार नहीं हो जितना अनुमान लगाया जा रहा था। तिलहन पैदावार को काफ़ी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लेकिन हम उत्पादन या सोइंग के नंबर जो हैं, जो आ रहे हैं, उत्पादन के एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो भी पिछले साल के आसपास ही आ रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। दाल तो इवन चना भरपाई कर रहा है, अदरवाइज दाल की कीमतें भी बढ़ सकती है। तो क्या वजह ऐसी हो रही है कि हम इन चीज़ों का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं और महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ रही है? सर देखिए, एक वजह तो ये है कि देश के कई प्रदेशों में बरसात कम हुई। मानसून कम होने की वजह से जो एरिया था पल्सेस का, खास तौर से तूर का एरिया, वो घट गया। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है, आपने चना और सोयाबीन दोनों की बात की। दोनों क्रॉप्स को गवर्नमेंट चाहती है कि और ज्यादा बढ़े, लेकिन दोनों में आप देखिए पिछले एक साल से प्राइसेस एमएसपी के नीचे चल रहे हैं। हमारे अतुल चतुर्वेदी भाई साहब मौजूद हैं, वो बार बार ये लिखते रहे हैं, बोल रहे हैं टीवी पे, हम भी बोल रहे हैं कि भाई एडिबल ऑयल्स की ड्यूटी को रैशनलाइज करिए। किसी भी कमोडिटी का लैंडेड प्राइस हमारे एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक ट्रेड पॉलिसी का उसूल हम लिखते रहे हैं अपनी राइटिंग्स में कि लैंडेड कॉस्ट हमारे एमएसपी की डिराइव्ड कॉस्ट से कम नहीं होने दीजिए। अब वो सोयाबीन ऑयल में कम है, चने में आप देखिए कि एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, सारी चीजों की बैन है। तो अगर हम किसान हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि आगे चल के हमको क्या दाम मिलेंगे? तो इंसेंटिवाइज करना खाली ये नहीं है कि आपने एमएसपी डिक्लेयर किया और इंसेंटिवाइज हो गया, आपको ट्रेड पॉलिसी को भी साथ साथ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि इसके लिए क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। आज की डेट में डिसीजन मेकिंग सारी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास है और काफी टाइम लगता है उसमें, सीसीईए में जाता है। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन की जरूरत है। यानी कुछ आगे बढ़कर डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, विकेंद्रीकरण का समय अब आ गया है। अब आपसे चतुर्वेदी जी मेरा सवाल होगा, लगातार आप लोगों की भी कोशिश थी, आप सी के प्रेसिडेंट थे, अब एशियन जो फेडरेशन बना है खाने के तेल का, उसके भी आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। सर, यहाँ पर क्या दिक्कतें हो रही है, क्यों उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है? इतने ज़्यादा कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, क्या आप लोग ही ग्राउंड पर नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ कॉन्फ्रेंस होटल्स के अंदर ही सीमित रह गई, ये एक वजह है, या सरकार की तरफ से उस तरह का कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है? क्या वजह है? इतना बड़ा एसोसिएशन है, उसके बाद भी उत्पादन या सोइंग के नंबर्स उस तरह के नहीं दिख रहे हैं ग्राउंड पर? सर नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ने हिंदुस्तान की जो फूड सिक्योरिटी थी
उसको लाया। अब जरूरत है येलो रेवोल्यूशन की और मस्टर्ड के ऊपर पूरी तवज्जो देने की। और नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो है, जिसमें कि हम लोगों ने ये भी रेकमेंड किया और सजेस्ट किया कि पंजाब हरियाणा के किसानों को आप इंसेंटिवाइज करिए कि वो थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। और अगर पंजाब हरियाणा का किसान एक मर्तबा इसकी तरफ आकर्षित हो गया मस्टर्ड की तरफ, तो मेरा तो ये मानना है कि वो जो जितनी भी यील्ड्स हैं वो सब डबल यील्ड हो जाएंगी मस्टर्ड की। आज मस्टर्ड हम लोगों के 1200 से 1400 किलो पर हेक्टेयर की रेंज में है। कोई ताज्जुब नहीं कि अगर पंजाब हरियाणा वाले एक्टिव हो जाएं तो 2000 के ऊपर अपना 2000 किलो पर हेक्टेयर से भी ज्यादा हो सकती है। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है और गवर्नमेंट को एक इसको मिशन मोड में करना चाहिए। इंडस्ट्री हम लोग सी की तरफ से गवर्नमेंट को ये भी बोल चुके हैं बहुत दफा कि हम लोग भी उसके साथ जुड़ने को तैयार हैं, पर एज एन एसोसिएशन हम लोगों के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये कर सकें, स्केल अप कर सकें, पर गवर्नमेंट के पास ये ताकत डेफिनेटली है और अब इसको मिशन मोड में लेके चलना पड़ेगा। अब दूसरा, एक हम लोग बहुत सालों से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीएम के ऊपर भी हम लोगों की कोई भी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं आई है। ऐसा अंदाज है हम लोगों का कि शायद 20 से 25% अपनी क्रॉप बढ़ सकती है अगर जीएम हम लोग इंट्रोड्यूस करें, चाहे वो सोया हो या चाहे मस्टर्ड हो। वो भी हम लोग अभी पता नहीं क्यों किस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आज की तारीख में हम लोग देखिए दूध जो पी रहे हैं वो कॉटन सीड जो खली होती है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बीटी, और बहुत सारी चीजें, सोयाबीन तेल भी जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी जीएम है। तो मैं समझता हूँ अपने लोगों के जो ये ऑपोजिशन है इसकी तरफ कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी यील्ड्स को बहुत कम रखने में। आप देखिए सोयाबीन का 12 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों के यहाँ रकबा है जी, और हम लोग पैदा कर रहे हैं केवल 12 मिलियन टन। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, यील्ड पर हमेशा से सवाल उठते भी रहे हैं। आपके पास सिराज हुसैन साहब आएंगे, उससे पहले मैं विवेक जी आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कह रहे थे कि आरबीआई तमाम कोशिश कर रही है, सिर्फ आरबीआई की जिम्मेदारी ही नहीं है, सरकार की तरफ से और जितने भी ये संगठन हैं एग्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर उत्पादकता को कैसे बढ़ाई जाए। हो सकता है कि इंपोर्टेड महंगाई तो महंगी आपको लगे क्योंकि वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो रूस यूक्रेन की वजह से हो, बेस मेटल्स का जो इंपोर्ट हो रहा है या फ्यूल का जो इंपोर्ट हो रहा है वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जिसका उत्पादन होता है, जो खाने पीने की महंगाई है, उसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए? क्या इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है ग्राउंड पर सर? देखिए जी, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। अभी बात कही गई ना प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, मैं एक बात कहूँ कि अगर आप देखिए पूरा डेटा उठा कर देख लीजिए तो भारत में प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता है, सब उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो वेस्टेज होता है उन वेस्टेज को कैसे बचाएं। आप किसी भी क्रॉप को ले लीजिए, जितना प्रोडक्शन होता है अगर उतना हम उसको वेस्टेज को 0% पे ला दें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पे काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन तो एक मुद्दा है और वो तो रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन से ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि आज जो प्रोडक्शन करते हो उसका वेस्टेज कितना होता है, वो भी इसको कैलकुलेट करने की उस पर रिसर्च की आवश्यकता है। रही बात, देखिए दो तरीके इसके समझने के हैं इन्फ्लेशन के। पहली बात तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि देखिए दुनिया में जो है इन्फ्लेशन है, मैंने अभी बताया आपको डेटा के साथ कि दुनिया के जितने बड़े से बड़े देश हैं, जो सबसे अच्छे जो इकोनॉमी परफॉर्मेंस कर रही है देश में, आप देखिए तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, डबल डिजिट में है। उसका असर कहीं ना कहीं भारत पे पड़ेगा और भारत बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता है। तो उसका तो एक असर पड़ा है। क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसका असर पड़ रहा है, चाहे यातायात में आप देखिए, चाहे आप जहां पे देखिए, उसका तो असर पड़ेगा, सर्वव्यापी असर पड़ेगा। रही बात जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। तो देखिए ये सब तो है, लेकिन अगर आप देखिए 10 सेकंड और लूंगा। देखिए अगर आप मार्केट में जाइए तो आप फल देखिए, आप सब्जी देखिए, आप दाल के भाव देखिए, रोजमर्रा के जो सामान हम यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और उसको हम सबको जो है वो दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि त्योहार आने वाले हैं, इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो सरकार को देखिए डिमांड पे तो
कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि डिमांड तो ज्यादा ऑटोमेटिकली जो है वो तो त्योहार मार्केट का सीजन है जो बिल्कुल रहेगी। सही सर। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सरकार को जो है और ज्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा। अगर बीच में अगर ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो इन्फ्लेशन जो हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा महंगाई हमको देखने को मिलेगी। रही बात, रेन भी एक फैक्टर है। अभी कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे रेन जो लगातार हो रही है, रेन का इतना सीजन नहीं है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं न कहीं सब्जियों के खास करके जो है कीमतों पर पड़ रहा है। तो सरकार को तुरंत जो है एक्सपोर्ट जो चीजों में उनको दिख रहा है कि महंगाई है, और मैं मानता हूँ कि सरकार जो है एक्टिवली काम कर रही है, लेकिन हाँ ये बात है कि सरकार जो है पूरा तरीके से डेलीगेशन तो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर है, उसके तहत कोई फैसला नहीं ओके बिल्कुल। यानी अगर दो चार बातें आपने ऐसी कही है, जो वेस्टेज को आपको कंट्रोल करना है, बेहतर वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसी हो कि लीकेज नहीं हो, वो दिक्कतें नहीं हो, ताकि जो डिमांड हो उसको फुलफिल किया जाए, ताकि सप्लाई भी आसानी तौर से सुचारू रूप से हो। और जीएम सीड्स के इस्तेमाल की देश में बात जब कर रहे थे, ये चतुर्वेदी साहब बता रहे थे, अब सिराज हुसैन साहब आपसे सवाल उठता है, जब हम इम्पोर्टेड चीज़ें जीएम मॉडिफाइड जब वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर घरेलू उत्पादन में क्या दिक्कत हो रही है सर? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल कॉल लिए जाने की जरूरत है। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी और मिस्टर मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था जीएम कॉटन को अलाउ करने का, और गुजरात में इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी, जीएम कॉटन आई, और उससे गुजरात की जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो करीब करीब 9%, 9.5% रही पूरे 10 साल। तो अब साइंटिस्ट, आईसीएआर, जितना इंडिया का साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो सब अलग अलग समय पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दे चुके हैं कि इस पर कम से कम रिसर्च की तो आज्ञा दीजिए। आज की डेट में जीएम को फाइनल अप्रूवल कराने की तो स्टेज में हम है ही नहीं, सिवाय मस्टर्ड क्रॉप के, क्योंकि उसकी रिसर्च रुकी हुई है। उसके ऊपर साइंटिस्ट किसी स्टेट में रिसर्च नहीं कर सकते जब तक कि उस स्टेट का एनओसी ना हो। तो हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रही है कि इसको अलाउ करना भी है या नहीं करना। ओके, यानी क्लैरिटी नहीं है, और जिस तरह से इनपुट्स अगर सरकार को मिल रहे हैं, इनपुट किस तरह से दिए जा रहे हैं? विवेक सिंह, आपका इसी पे सवाल होगा कि सरकार के पास इनपुट इस तरह से कैसे नहीं मिल पा रहा है? क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत हो रही है कि जीएम सीड्स वगैरह का इस्तेमाल देश में नहीं हो रहा? और यील्ड तो आप देख ही रहे, दोनों एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि यील्ड की कितनी दिक्कत हो रही है, और यही एक बड़ी वजह है कि हम सप्लाई जो हम यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ा भी सकते हैं, जिन चीज़ों की सप्लाई वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विवेक जी। बिल्कुल, देखिए सप्लाई को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और सप्लाई हम नहीं बढ़ाए, यही एक बहुत बड़ा कारण है, इसकी वजह से आज हमको इतनी महंगाई देखने को मिली है। लेकिन देखिए, जो जीएम जो सीड की बात चल रही है, उसमें रिसर्च होने, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल रिसर्च होना चाहिए। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जो है लोग जो है अलग अलग राय रखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी इस पर अलग अलग राय है, और इसीलिए यह मामला रुका हुआ है। देखिए, जीएम सीड का एक ऐसा मुद्दा है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, प्रोडक्शन से लेके आदमियों के ऊपर। ओके सर, चतुर्वेदी जी, सर वक्त कम है, चतुर्वेदी जी से भी यही सवाल, सर क्या दिक्कत हो रही है? आप लोगों ने तो कई बार प्रेजेंटेशन दिया भी होगा, कई बार आपने सलाह भी दी होगी, क्या हुआ है सर अब तक? भाई देखिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं हो। जहां तक तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो अभी हम लोग तो गुजरात के अंदर कॉटन की खली कितने सालों से हमारे जानवर खा ही रहे हैं, हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दुनिया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भी सोयाबीन भी खा रही है, सोयाबीन की खली भी खा रही है। हमने तो कहीं ऐसा सुना नहीं कि कहीं किसी को कोई बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई। तो जब दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज जो हम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है वो है प्रोडक्टिविटी की, उसको हम लोग क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और एटलीस्ट टेस्ट बेसिस पे तो करिए इम्प्लीमेंट, एटलीस्ट, और कहीं नहीं तो ऑयल सीड में करनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई की जो सबसे बड़ी दिक्कत है और वही वजह है कि महंगाई की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप घरेलू स्तर पर भी ठीक कर सकते हैं। तो अगर एग्री प्रोडक्ट की अगर उत्पादकता बढ़ाई जाए, यील्ड बढ़ाई जाए, उपज बढ़ाई जाए, तो घरेलू स्तर पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जाए तो भी महंगाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। हालांकि जो इंपोर्टेड महंगाई है उनको रोकना तो बहुत मुश्किल है। शुक्रिया सिराज हुसैन साहब आपका, विवेक सिंह जी आपका, अतुल चतुर्वेदी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और महंगाई को लेकर पूरी एनालिसिस की। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का
का सिलसिला यहाँ पर चलता रहेगा। नमस्कार।